आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस के मॉडल सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आपको सोशल साइंस का सेट 1 और सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है और इससे बहुत सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जाकर आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो या फिर किसी भी क्लास का हो, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल में मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है और ये जो आपका सामान्य निर्देश है ये आपका सेट 1 में भी दिया गया था और सेट 2 में भी दिया गया था। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसे आपने पहले भी पढ़ा है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि हेनरी फोर्ड कौन था। तो हेनरी फोर्ड कारों का एक बहुत बड़े निर्माता थे, मतलब कार बनाने वाले मतलब एक निर्माता थे। ठीक है सर, देखिए फोर्ड आप लोग नाम सुने होंगे गाड़ी का, ठीक है। तो हेनरी फोर्ड, तो हेनरी फोर्ड कौन थे? तो कारों का एक बहुत बड़ा निर्माता थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो औद्योगिक क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीकी में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन कर दिए थे। इस क्रांति का श्रीगणेश इंग्लैंड से ही हुआ। ठीक है सर, कहां से हुआ था? तो इंग्लैंड से हुआ था, मतलब इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ था। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं। तो ऐसा राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करते हैं, क्षेत्रीय दल कहते हैं। इनके कार्य करने का दायरा सीमित होता है, मतलब ये अपने क्षेत्र के मतलब अंतर्गत ही काम करेंगे, इसके अंडर ही काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि खरीफ फसल किसे कहते हैं। तो ऐसी फसल जिसे जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास में काट लेते हैं उसे खरीफ फसल कहते हैं। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है कि नेपाल में किस तरह के शासन व्यवस्था है। तो नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। इसको नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है, यानी कि विदेशी निवेश क्या होता है आपको बताना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ऐसे भी हो सकता है कि विदेशी निवेश मतलब विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं या फिर विदेशी निवेश क्या है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए विदेशी निवेश क्या होता है कि जब कोई बाहरी देश या कंपनी द्वारा हमारे देश में या हमारे देश के कंपनियों में निवेश करता है तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। मतलब हुआ, मतलब विदेश वाला यहां पर क्या करेंगे, हमारे देश में निवेश करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसी को बोला जाएगा विदेशी निवेश। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। देखिए उदारीकरण मतलब क्या होता है। तो उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण माने क्या, मान के चलिए कोई ऐसा चीज है जिसमें मतलब नियंत्रण था, मतलब कंट्रोल था पहले। ठीक है, तो जो कंट्रोल था उसमें हम लोग ढील छोड़ देंगे या फिर उसको हटा लेंगे, मतलब एक्चुअल में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए होता है। तो ये जो चीज होता है ये हमारा उदारीकरण है। देखिए हाँ, यहाँ से यहाँ पर हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के प्रश्न पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए 1929 ईस्वी के महामंदी के कारण बंगाल के प्रश्न पैदा करने वाले लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। प्रश्न की कीमतों में भारी गिरावट हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग कर्ज में डूब गए थे। ठीक है सर, तो ये बात हो गया यहाँ पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारे पास 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, क्यों। देखिए यहाँ पर बात क्या हो गया। तो 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय, ठीक है बजाय लिखिएगा, मशीनों की बजाय, इस प्रकार से बजाय, मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। ठीक है, प्राथमिकता देते थे। अब क्यों देते थे देखिए, जिनके निम्नलिखित कारण थे। देखिए पहला कारण कि श्रमिकों की अधिकता, श्रम की मौसमी मांग, मानवीय कौशल से बनने वाले उत्पाद की मांग। देखिए मतलब क्या था कि जो मतलब हाथ से जो चीज बनता है वो मशीन सबका नहीं बनेगा एक्चुअल में, अगर कहा जाए तो। भले ये हाथ वाले मतलब जो सामान होते हैं उसको बनने में, उसको बनाने में टाइम लगता है, लेकिन वो सबसे बेस्ट होता है। तो इसी के चलते फिर 4th नंबर के हाथ से बनी वस्तु के प्रति आकर्षण, मशीनों की समस्या भी हो सकता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे आपका यहाँ पर क्या है। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है कि पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए। आपको बताना है कि पवन ऊर्जा क्या है और यहाँ पर इतना आप लिखिएगा, काम बन जाएगा, 5 पॉइंट काफी है। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं कि पवन ऊर्जा क्या है। तो पवन ऊर्जा पर टिप्पणी हम लोग देखते हैं।
तो पवन ऊर्जा हमारा क्या हो गया कि बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। जो बहती वायु है उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसी को पवन ऊर्जा बोलेंगे। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसकी मदद से ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए राजनीतिक दल के यहाँ पर क्या क्या कार्य है आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं राजनीतिक दल के कार्य। तो देखिए राजनीतिक दल का जो पहला कार्य कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है। इसको मैंने आपको बताया था शायद मॉडल जो पिछला मॉडल सेट था, यानी मैंने आपको पिछले मॉडल सेट यानी कि 2 में भी आपको इस चीज को बताया था। राजनीतिक दल अपनी नीति और कार्यक्रम तय करता है, जिसके आधार पर वो चुनाव लड़ते हैं। सरकार और जनता के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी देती है। तो ये सब चीज यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कि सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। तो लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार होता है कि वह सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की सही जानकारी रखे। इसी उद्देश्य से 2005 में सूचना का अधिकार का कानून बनाया गया, ताकि विकास कार्यों में विलंब, सही तरीके से धन का व्यय नहीं होने तथा घटिया काम होने की स्थिति में कोई भी यह जानकारी ले सके कि इसके लिए कौन कौन जिम्मेवार है। इस प्रकार सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर है कि सरकार कैसे क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना घोटाला क्या है, अच्छा काम क्या है या फिर बुरा काम क्या है, हर एक चीज का जानकारी यहाँ पर लिया जा सकता है। आगे देखिए यहाँ पर क्या कि बैंकों की आय के मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए बैंक उद्योगों, कंपनियों और व्यक्तियों को कई तरह के लोन देते हैं। इस लोन से मिलने वाला ब्याज ही बैंकों की कमाई का मुख्य स्रोत है। बात समझ में आ रहा है। एक्चुअली देखिए बैंक जो कमाता है लोन से कमाता है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, बहुत सारे व्यक्तियों को लोन देते हैं और जो वहां से उनको सूद मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, वहीं से वह मतलब इनकम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या है, यानी 14 क्या है कि व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार सहायता पहुंचाती है कि इन 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख करें। तो देखिए क्या क्या है यहाँ पर 3 प्रक्रिया निम्नलिखित है। पहला क्या है कि विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाता है। दूसरा नंबर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है, जो छोटे छोटे उत्पादक होते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट देता है कि भाई चलो ये तुम सामान बनाओ, और जैसे सामान बन जाता है फिर क्या करेगा, ये अपना टैग लगाकर, अपना ब्रांड लगाकर इस चीज को बेच देगा। थर्ड नंबर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। देखिए क्या करें, जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, जहां पर जिस स्थान में वो लगेगी, ठीक है, वहां के आसपास में जो भी स्थानीय कंपनियां होती है उससे या तो दोस्ती करता है या फिर पार्टनरशिप पे काम करता है या फिर डायरेक्ट उसको खरीद लेता है। तो इस प्रकार से ये चीज होता है। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15। क्वेश्चन 15 देखिए क्या है, यहाँ से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 यहाँ पर क्या है देखिए। तो क्वेश्चन 15 हमारे पास कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। तो देखिए उन लोगों की क्या क्या था एक्चुअल में, मतलब वहां पर एक आदमी भी रख दिया गया कि वो कैसा करेगा काम, कैसा नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हर चीज लिखा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए, ठीक है, या निम्नलिखित कदम उठाए। पहला क्या है कि उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास और रेशम से बनी चीजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू की। मतलब उन्होंने क्या किया, एक नियम बना दिया। और देखिए यहाँ पर आगे और क्या है, देख लीजिए आगे। यहाँ पर क्या है कि कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने के लिए बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। मतलब आदमी रख दिया, ठीक है, कर्मचारी रख दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुमास्ता बोलते हैं। इस को भी आप लोग याद रखिएगा। फोर्थ नंबर में कि कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी। इसके लिए उन्हें क्या है, पेशगमी रकम दी जाती थी। और एक्चुअल में क्या होता था, देखिए यहाँ पर लोन भी दे दिया जाता था। जैसे ही वहां पर लोन लिया जाता था ना, तो और किन्हीं को वो अपना माल नहीं बेच पाता था। तो ये भी चीज वहां पे क्या जाता था। देखिए यहाँ पर जो 5th नंबर में पॉइंट है क्या है कि एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था।
उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। तो ये सब नियम कानून वहां पर बना दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि किन कारणों से लोकतंत्र को अन्य शासन से बेहतर बताया गया है। तो देखिए निम्नलिखित कारणों से लोकतंत्र को अन्य शासन से बेहतर बताया गया है। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है कि लोकतांत्रिक शासन में अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है। जनता अपने शासकों का चुनाव करती है और जब चाहे तब उन्हें अपने पद से हटा भी सकती है। देखिए सर यहाँ पर देखिए जो भी मतलब पावर होता है एक्चुअल में कहा जाए तो जनता के पास ही होता है, जनता के पास ही होता है। जनता ही किसी को मतलब सत्ता में ले जाता है और जनता चाहे तो वहां से उनको गिरा भी सकता है। दूसरा नंबर क्या है कि लोकतांत्रिक शासन में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए वह संविधान के नियमों और जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाती है। ठीक है, थर्ड नंबर है कि लोकतांत्रिक देशों में लोगों को वोट डालने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने के अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो ये सब बात हो गया। आगे देख लीजिए यहाँ पर अगला पॉइंट जो है यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या है। तो जो यहाँ पर अगला जो और यहाँ पर पॉइंट है जैसे कि फोर्थ नंबर में क्या है कि लोकतांत्रिक शासन समाज में विद्यमान मतभेदों का शांतिपूर्ण तरीकों से निपटारा कर सकता है। लोकतांत्रिक में नागरिकों को सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने का पूरा अधिकार होता है कि कौन सरकार क्या काम कर रहे हैं, कौन गलत कर रहे हैं, कौन सही कर रहे हैं। लोकतंत्र देश के बहुसंख्यक समुदाय के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की भी रक्षा करता है। तो ये बात हो गया। आगे चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखिए, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाती है, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को बहुत अच्छी तरह सुलझाती है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह लिखिएगा, बहुत अच्छी तरह, ठीक है, बहुत अच्छी तरह जाती है। देखिए जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग विनिमय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल में ये जो मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस प्रकार से पूरा करता है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम, ठीक है, और कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है श्याम। एक है राम, एक है श्याम। अब मान के चलिए राम को आटा चाहिए, राम को आटा चाहिए और इसके पास क्या है, जूता है, ठीक है, और श्याम के पास क्या है, श्याम के पास आटा है और उसको चाहिए चप्पल, उसको चाहिए चप्पल। तो यहां से क्या होगा, देखिए दोनों का जो मतलब जो यहाँ पर जो मनोकामना है पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए राम को आटा चाहिए तो यहाँ से श्याम से वो आटा ले सकता है, लेकिन श्याम को चप्पल चाहिए, जूता तो चाहिए नहीं, क्योंकि राम के पास जूता है तो मिलेगा नहीं। लेकिन अगर मान के अगर पैसा होता तो दोनों आसानी से कहीं पर भी खरीद सकता था। तो यही चीज होता है, यही होता है, मुद्रा जो है आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को बहुत ही आसानी से सुलझा देती है। वजह क्या, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग विनिमय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत का खात्मा कर देती है। खात्मा लिखिएगा, ठीक है, खात्मा, ठीक है, या फिर खत्म, जरूरत को खत्म कर देती है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लिख दीजिएगा जरूरत को खत्म कर देती है, ऐसा लिख दीजिएगा, आपका यहाँ पर अच्छा सेंटेंस बन जाता है। फिर आगे अगर देखा जाए जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है जो कि मैंने आपको अभी बताया कि देखिए क्या है कि जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता है कि वह ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसके गेहूं भी बेचे। ठीक है, उससे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूता मुद्रा में बदल लिया तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। तो ये बात हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। तो देखिए भारत के किस किस राज्यों में गन्ना उत्पादन किया जाता है। तो गन्ना उत्पादक राज्य में हो गया महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि राज्य भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है कि गन्ना उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। अगर बात किया जाए तापमान का तो इसके अच्छी उपज के लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ये तो आपका तापमान हो गया। वर्षा की अगर बात करें तो 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। अगर मृदा का बात किया जाए तो इसकी कृषि के लिए गहरी, उपजाऊ, चिकनी या दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। और देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है जो कि मानचित्र का है, और मानचित्र का एक अलग सा वीडियो आएगा जहां पर आपको पांचों सेट के मानचित्र को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।